लास्ट क्लास में 7.2 तक कवर हो गया था अपना। नाउ डिस्कसिंग फर्दर 7.3 नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। Nations, unlike other social groups, seek the right to govern themselves and determine their future development. So, एक जो नेशन है सेल्फ रूल में बिलीव करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें तो जैसे कि हम बोल दें कोई भी देश होगा, नेशन होगा, राष्ट्र होगा, सेल्फ रूल चाहिए उसको। एंड जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसके बारे में डिसीजन ले सके, सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटीज को उसके सेल्फ डिसीजन मेकिंग से पॉलिसीज बनाई जा सके डेवलपमेंट के लिए। सो nations unlike other social groups seek the right to govern themselves, खुद को गवर्न कर सके, रूल कर सके और अपना फ्यूचर डेवलपमेंट डिटरमाइन कर सके। दे सीक इन अदर वर्ड्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। दूसरे शब्दों में बात करें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट की बात कर रहे हैं वो। इन मेकिंग दिस क्लेम a nation seeks recognition and acceptance by the international community of its status as distinct political identity or state। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस देश को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दे, राजनीतिक मान्यता दे। Most often, these claims come from people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब मान लो कि इतिहास में सैकड़ों हजारों सालों से लोग इकट्ठा रह रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉमननेस है जिनमें, हिस्टोरिकल कॉमन आइडेंटिटी जिनमें हो, तभी जाके उनमें कलेक्टिव फीलिंग आएगी, तभी जाके उनमें सेंस ऑफ वननेस आएगा। तो हिस्ट्री सेम है, ज्योग्राफी सेम है, जिनकी जिनकी एथनिसिटी सेम है, सो वो लोग निर्णय लेंगे कि हम एक ऑटोनोमस राष्ट्र नेशन बनना चाहेंगे और उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दे इंटरनेशनल कम्युनिटी। इन सम केसेस तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें हम इधर तो वो नेशन चाहेंगे कि हमारा सेल्फ रूल हो, सेल्फ गवर्नेंस हो और आगे जो हम पॉलिसीज बनाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उनमें हम खुद क्या है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। सो in some cases such claims to self determination are linked also to desire to form a state in which the culture of the group is protected if not privileged। कई बार अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे एक कंट्री है, उसमें एक से ज्यादा कल्चर हो, एक कल्चर माइनॉरिटी में हो, दूसरा मेजोरिटी में हो, तो जो माइनॉरिटी का कल्चर होगा वो लोग भी चाहेंगे कि हमारी एक पहचान है वो समय के साथ में बनी रहे, कभी हमारी पहचान लुप्त ना हो जाए, तो उनको भी चाहिए। तो उस केस में इन सम केसेस सच क्लेम्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आर लिंक्ड आल्सो टू द डिजायर टू फॉर्म अ स्टेट इन विच द कल्चर ऑफ द ग्रुप इज प्रोटेक्टेड इफ नॉट प्रिविलेज्ड। आगे थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि यदि एक देश में मल्टीकल्चरल रेसेस रह रही हो, मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटीज ऑफ पीपल रह रही हो, तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए नेशन के आइडिया को। और अभी जैसे एक जनरल ब्रॉड व्यू से हम देखें तो एक देश अपने आप को सेल्फ डिटर्मिनेशन के चलते हुए सेल्फ रूल की बात कर रहा है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स, फ्यूचर पॉलिसीज की बात कर रहा है, तो अपने कल्चर का यदि उनको ये एक इनसिक्योरिटी लगे, उनको एक भय लगे, तो तब उनकी ये भी डिजायर हो सकती है कि उनके कल्चर को क्या है कि प्रोटेक्शन भी मिले। यदि वो उसको इतने अभी तक लाभ ना मिले हैं तो प्रोटेक्शन उसको उनके कल्चर को जरूर मिले, ताकि उनका कल्चर, उनके तौर तरीके वो संरक्षित रह सके, वो समय के साथ में गुम ना हो जाए। Claims of the latter kind were frequently made in the 19th century in Europe. The notion of one culture, one state began to gain acceptability at that time. Subsequently, the idea of one culture, one state was employed while reordering state boundaries after World War One। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि नेशनलिज्म का आइडिया जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आना शुरू हो जाता है, तो इसमें कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज लोगों को पता लगनी शुरू होती है। उससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज से एक सोशल अवेयरनेस, सामाजिक चेतना का विकास होता है। पहले यूरोप में होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने मतलब हम तक आता है, बहुत समय लगता है हमारे तक आने में। तो यूरोप की बात करें फिलहाल तो वो मोनार्की से शिफ्ट हो रहे हैं नेशनलिस्टिक आइडियाज की तरफ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ। सो मोनार्की जो समय था तो उसमें नो डाउट कि बड़े किंगडम थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हैब्सबर्ग एम्पायर, बड़े बड़े किंगडम है, रशियन यूएसएसआर बड़ा एम्पायर है, बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर है, एक सिंगल राजा है, बहुत से मल्टी कल्चरल लोगों को एक साथ में लेके चल रहा है। सो नो डाउट वी कैन से कि जब वो मोनार्की का समय था तो मोनार्की के समय में एक सिंगल मोनार्क, वन सिंगल
king or monarch was in power, and he or she used to impose his or her culture and religion on the rest of the subjects generally. But sometimes, if the king or queen or monarchs were smart and what we would say conscious, सो यदि वो कॉन्शियस होते स्मार्ट होते तो वो कुछ एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भी निकाल लेते और एक मतलब कि म्यूचुअल ग्राउंड पे आके भी बात करने लग जाते। लेकिन कुल मिला के बात तो इतनी है कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी मोनार्क्स के समय, मल्टी कल्चर। सो देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट मल्टी कल्चर एंड बहुत से कल्चर है जिसमें so multicultural identity of the people used to exist there. They lived in coherence and collaboration and in harmony in general cases only. Sometimes there would had been certain dissonance and certain clashes and certain disputes between those communities, but that is not the discussion of our today's class. Our today's class is focused on nationalism. So let's talk about the Treaty of Versailles established a number of small newly independent states, but it proved virtually impossible to satisfy all the demand for self-determination which were made at that time. तो अब नेशन बनना चाह रहे हैं सभी जो अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी के लोग हैं। सो नेशनलिज्म का आइडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज लोकतांत्रिक मूल्य देखे जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वर्साइलिस में एक समझौता होता है, ट्रीटी होती है, जिसमें बोला जाता है कि छोटे छोटे अब राष्ट्र निर्माण किए जाएंगे यूरोप में। तो वैसे सब बाद में समझ में आया कि लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि बहुत सी कल्चरल डाइवर्सिटीज है इवन यूरोप में। इवन कोई एक साम्राज्य का अभी मान लो कि विलय भी हो रहा था तो उस साम्राज्य में भी बहुत ज्यादा मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटीज होने के कारण ये मान लो कि प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं लग रहा था। लेकिन एक आइडिया जो था वो अपनी एक जगह छोड़ गया था कि नेशनलिज्म यानी कि कल्चर के आधार पे यानी कि कॉमननेस के आधार पे कोई ना कोई जो पीपल इकट्ठा होकर अपना एक मतलब कि देश बनाए, राष्ट्र बनाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकॉग्निशन दे दे, मान्यता दे दे। Besides, reorganization of state boundaries to satisfy the demands of one culture, one state led to migration of population across state boundaries. So, डायनेस्टीज है, बड़े बड़े एम्पायर्स है और समय आ गया है उन राजाओं को अलविदा कहने का। समय आ गया है डेमोक्रेसी में पांव रखने का। समय आ गया है लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान करके एक लोकतांत्रिक चेतना का समावेशन करने का समाज में। तो मोनार्कीज को बाय बाय किया जा रहा है और नए नए नेशन अब बनेंगे। तो नो डाउट, तो जिनका कल्चर एक जैसा होगा वो लोग एक जगह इकट्ठा होना पसंद करेंगे और जिनका कल्चर अलग होगा वो दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे। तो इसी कारण की मास माइग्रेशन देखने को मिला। सैकड़ों हजारों लाखों पॉपुलेशन जो थी इधर से उधर माइग्रेट होती है, अपना जो जहाँ पे रह रहे थे वो वास छोड़ के दूसरी जगह इकट्ठा होने का मतलब कि वो उनका एक ह्यूमन डायनेमिज्म शुरू हो जाता है। Millions of people, as consequence, were displaced from their homes and expelled from the land which had been their home for generations. तो इसी विचारधारा के चलते हुए लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं और नई अपनी एक आइडेंटिटी पहचान ढूंढने के लिए नेशन का निर्माण करने में अपने घर की अपनी एक लोकल पहचान, लोकल लोकल आइडेंटिटी की आहुति दे देते हैं। मैनी अदर्स बिकेम विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस। और बहुत से जो और कुछ लोग होते हैं वो कम्युनल वायलेंस का भी शिकार होते हैं, क्योंकि यदि मास माइग्रेशन हो रहा है लाखों की तादाद में, तो नो डाउट वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैशेस डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं जो बाद में कम्युनल वायलेंस का भी हिस्सा ले सकते हैं। ह्यूमैनिटी पेड अ हैवी प्राइस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग बाउंड्रीज इन अ वे दैट कल्चरली डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज कुड फॉर्म सेपरेट नेशन स्टेट्स। कुल मिला के बात करें हम कि कल्चर के आधार पे कि एक कल्चर जैसे लोग कुछ बाउंड्रीज में रहना शुरू कर दे, इसको वो एक राष्ट्र बोल दे, देश बोल दे। फिर कुछ कल्चर वाले लोग जैसे ये कल्चर वन के लोग हैं अपने आप को एक देश नेशन बोल रहे हैं, कल्चर टू के लोग अपने आप को एक देश राष्ट्र बोल रहे हैं, कल्चर थ्री के लोग अपने आप को एक दूसरा नेशन राष्ट्र बोल रहे हैं। तो ये सब चलते चलते लाखों लोग क्या है कि उसमें अपना एक मूल्य अदा करते हैं। लाखों लोग अपना कुछ ना कुछ नुकसान, उसमें कुछ ना कुछ लॉस उसमें देखने को मिलता है। सो these were some of the, we can say that, key dimensions which need to be explored for we could even try to take a grasp or bask in the concept of nationalism, what actually nationalism used to exist in the historical roots. Humanity paid a heavy price for reorganizing boundaries in a way that culturally distinct communities could form separate nation states. तो अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग नेशंस बन रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज बन रही है। अलग अलग नेशन अपने आप को मतलब कि एक ऑटोनोमस सेल्फ
गवर्नड, सेल्फ रूल वाला एक देश, राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको दी जा रही है। तो वो सब ठीक है बातें, लेकिन मानवता ने इसका बहुत ज्यादा मूल्य चुकाया। Humanity paid a heavy price for reorganizing boundaries in a way that culturally distinct communities could form separate nation states. Besides, even this effort, it was not possible to ensure that newly created states contained only one ethnic community. और इतना प्रयास होने के बावजूद भी ये कोई वो एक सर्टेनिटी नहीं थी, निश्चितता नहीं थी, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कि ये एक श्योरिटी मिल गई थी कि अब जो नेशन बनेगा उसमें मात्र एक ही कम्युनिटी होगी, एक ही कल्चर होगा। फिर भी मान लो कि ये पर्पज इतना सर्व भी नहीं हो पाता, लाखों लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं इधर से उधर, और उसके बावजूद भी 90% चांस बोल दें, जैसे कि हाइपोथेटिकली बात करें, तो ओनली 90% चांसेस है कि हाँ, कि एक कल्चर के आधार पे एक नेशन बन गया। लेकिन उसमें भी क्या है कि फिर ह्यूमन डायनेमिज्म आ जाता है, तो उसमें भी फिर वो सर्टेनिटी हम बोल नहीं पाते। So, indeed, most states had more than one ethnic and cultural community living within its boundaries. तो कुल मिला के अब सामान्यतः बात करें तो ये बोल देंगे कि एक देश में एक से ज्यादा क्या है कि कल्चर रहते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। प्रयास ये था कि वन कल्चर वन नेशन बने, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और कल्चर भी आके रहना शुरू कर देते हैं। सो मोर देन वन कल्चरल आइडेंटिटी के लोग एक नेशन में रहना शुरू करते हैं। These communities, which were often small in number and constituted a minority within the state, were often disadvantaged. लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो माइनॉरिटी में थे, जो कल्चरल आइडेंटिटी माइनॉरिटी में है, उनको एक नुकसान लग रहा था, उनको एक इनसिक्योरिटी भय लग रहा था, इनसिक्योरिटी लग रही थी कि वो डिसएडवांटेज हो जाएंगे। जो मेजोरिटी में लोग हैं वो हो सकता है उनको एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिक्लेयर करके, एंड देयर माइट बी सम डिसएडवांटेज, देयर माइट बी सम डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटीज एज इक्वल सिटीजंस रिमेन। तो इसलिए क्या, एक ये प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है, इतिहास से लेकर अब तक, क्या है कि माइनॉरिटीज को भी एक इक्वल सिटीजन का एक दर्जा दिया जाए। जो हम रिसेंट चैप्टर में सिटीजनशिप के कंसेप्ट पढ़ के जस्ट मूव हुए हैं इस चैप्टर में, तो हमने देखा है सिटीजनशिप का मतलब ही होता है कि इक्वल मेंबरशिप टू ऑल सिटीजन्स। The only possible aspect of these developments was that it granted political recognition to various groups who saw themselves as distinct nations and wanted the opportunity to govern themselves and determine their own future. तो इसका एक पॉजिटिव आयाम देखें हम इन विकासों का, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इट ग्रांटेड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, इसने राजनीतिक मान्यता दी कुछ ग्रुप्स को जिन्होंने अपने आप को एक डिस्टिंक्ट नेशन विजुअलाइज किया था, और जो चाहते थे कि उनको अवसर दिए जाए अपने आप को गवर्न करने के, और अब उनको अपना फ्यूचर निर्धारित करने के ऑप्शंस दिए जाए, उनको क्या है कि ऑटोनॉमी दी जाए। तो अब जैसे कि बात करें कंक्लूडिंग वे में, तो इसका एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इन आयामों, इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था डेवलपमेंट्स का, वो ये था कि इसने राजनीतिक मान्यता दे दी बहुत से ग्रुप्स को जिन्होंने अपने आप को अलग क्या है कि एक नेशन बनाने की एक वो चाह रखी थी, विजन रखा था, और एंड वांटेड दी अपॉर्चुनिटी। और जिन इनको चाहिए था कि इनको अवसर दिया जाए, इन राष्ट्रों को, इन देशों को जो अभी बने नहीं थे, तो उनको एक अवसर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, कि वो अपने आप को गवर्न कर सके और अपना खुद का फ्यूचर आगे वो खुद ही डिसाइड कर सके, अपने रूल्स पॉलिसीज खुद बनाए। द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज आल्सो बीन asserted by national liberation movements in Asia and Africa when they were struggling against colonial domination. तो जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, उसके बारे में तब भी ज्यादा बातें की गई थी, जोर दिया गया था, जब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चल रहे थे, आजादी के जब मूवमेंट आंदोलन चल रहे थे एशिया में और अफ्रीका में। जब हम एशिया के लोग और जब अफ्रीका के लोग जो कॉलोनी बने हुए थे, इंपीरियलिस्टिक जो एक विचारधारा थी उस समय, जो पावरफुल कंट्रीज थे वो कॉलोनीज बना रहे थे लेस पावरफुल कंट्रीज को। तो उस समय जो स्ट्रगल्स हो रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, उन स्ट्रगल्स का भी यही मतलब कि एक प्रयास था कि सेमनेस हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। अब मान लो कि इसको बोल दे कि कल्चरल आइडेंटिटी सेम होने के हो, उसके बाद में जैसे कि वो नेशन बनी, तो यानी कि वो सिमिलरिटी, जैसे कि एक एग्जांपल में जैसे कल्चरल आइडेंटिटी कोई बोल दे, तो उनका भी जैसे एक यही मानना था, उनकी भी नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यही थी कि हम अपने आप को सेल्फ रूल करें, हम कल को अपने बारे में खुद फ्यूचर डिसीजंस ले सके, फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। और जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उनका
तो जैसे कि बाद में नेशंस बनते, तो इनका भी सेम यही आइडिया था कि हम क्या है कि कलेक्टिव हो, एक साथ जुड़े रहे, कुछ हम में कॉमननेस हो। और लेट्स से एग्जांपल लेके बोल देता हूँ कि ये एक कल्चरल बेस मान लो। Nationalist movements maintained that political independence would provide dignity and recognition to the colonized people and also help them to protect the collective interests of their people. नेशनलिस्ट जो मूवमेंट हुए थे आजादी के लिए, उनका मानना था कि जो अब राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी लोगों को, वो उनको स्वाभिमान देगी, गौरव देगी, उनको मान्यता देगी, जो और उनको मान्यता देगी एज ए स्वतंत्र नागरिक, एज ए इंडिपेंडेंट सिटीजन। जो इनिशियली कॉलोनाइज्ड लोगों के सब्जेक्ट थे, अब वो खुद क्या है कि एक नेशन के, एक आजाद नेशन के जैसे कि सिटीजन बनेंगे। और वो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है कि जैसे कि उनके बारे में खुद निर्णय ले सके, उनको खुद प्रोटेक्ट कर सके। सो उनके बारे में खुद क्या है कि वो कॉग्निशन कर सके। यही मतलब कि जैसे कि समय के साथ में धीरे धीरे उनकी एक कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता जा रहा है। Most national liberation movements were inspired by the goal of bringing justice and rights and prosperity of the nation. और जितने भी बहुत से देशों के आजादी के जो आंदोलन हुए थे, वो एक ही बात को लेके मान लो कि इंस्पायर हुए थे कि लोगों में न्याय मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को कुछ हक मिले और लोगों को खुशहाली मिले। जो उनका एक्सप्लॉइटेशन दूसरे लोग कर रहे थे, जो उनका एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनी बनाने वाले इंपीरियलिस्ट नेशन कर रहे थे, सो उनसे उनको आजादी मिले और न्याय मिले उनको, और उनको कुछ राइट्स मिले, लीगल राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले। हाउएवर, here also it proved almost impossible to ensure that each cultural group, some of whom claim to be distinct nations, could achieve political independence and statehood. और यहाँ पे भी एक तरह से हम बोल दें इम्पॉसिबल ही लगा कि हर एक जो कल्चरल ग्रुप है, उन सबको न्यारा न्यारा नेशन स्टेट दे दी। कि इवन चाहे इंडिया की बात कर लो, इंडिया में भी बहुत से डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर रिलीजन मिलेंगे। तो सारा मतलब की बात करें कि एक रिलीजन के अकॉर्डिंग, एक कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग देश हो, तो इंडिया क्या पता, पता नहीं इंडिया एक देश ना होके क्या पता मतलब कि कितने 30-35 देश हो जाता है इसे। तो ये नहीं चलेगा। तो मान लो कि एक आइडिया था, एक विचारधारा थी कि एक तरह के कल्चरल आइडेंटिटी के लोग अलग होके अपना एक देश बना ले। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें, रियलिटी की बात करें हम, तो आमतौर पे देशों में मतलब कि मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज लोगों की हमको आज भी देखने को मिलेगी। और ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो ऐसा ही होता है कि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई गिना चुना एक केस हमको देखने को मिल जाए, कुछ केस, चंद केसेस हमको देखने को मिल जाए कि जिसमें मात्र एक ही तरह की कल्चरल आइडेंटिटी के लोगों ने एक देश बना रखा है। तो बेशक प्रयास किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक नेशन बनने का जो एक रूट कोज है, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, सभी यूनाइटेड फील करें। जो नेशन बनने का रूट कोज हम बोले, सो दैट इज कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी जिससे कि लोगों में फ्रेटर्निटी आए, भाईचारा आए, सब में एक जुड़ाव आए। तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कल्चरल आइडेंटिटी सेम होने से ही आए। इसके बहुत से अलग रीजंस है जो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो अभी क्लास लंबी हो जाएगी, वो आयाम नहीं खोल रहे हम। यदि जरूरत पड़ी तो उसको बाद में ओपन करेंगे हम। So as a result, migration of populations, border wars, and violence have continued to plague many countries in the region. तो अब एज ए रिजल्ट इसका परिणाम स्वरूप बात करें, तो लोगों का माइग्रेशन हुआ, लाखों में पॉपुलेशन का, बॉर्डर वार्स हुए और वायलेंस जो हुए, इन्होंने हैव कंटिन्यू टू प्लेग मैनी कंट्रीज इन द रीजन। तो इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान दिया है। एक प्लेग की तरह ये मतलब कि फैले हैं और ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा इससे नुकसान झेलने को मिला है। बाकी कुल मिला के बात की जाए तो नेशनलिज्म जो एक विचारधारा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका आना भी जरूरी है। काल के अकॉर्डिंग देखे, समय के अकॉर्डिंग देखे, कालांश एक ये जो चल पड़ा है जिसमें मोनार्की को छोड़ के और नेशनलिज्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाना चाह रहे हैं, मोनार्कीज को त्यागना चाह रहे हैं, तो ये भी एक जरूरी काम है। लेकिन बात करें तो ह्यूमन डायनेमिज्म की बात की जाए, तो यदि ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन देखें, मानवीय दृष्टिकोण देखें हम, तो उसमें मानवता ने तो बहुत ज्यादा सहा और झेला है, बहुत ज्यादा हानि उठाई है, नुकसान उठाया है। Thus, we have the paradoxical situation of nation states which themselves had achieved independence through struggle, now acting against minorities within their own territories who claim the right to national self-determination. अब एक बात करें हम, देखो कि जैसे एक नेशन बनाने का आइडिया यही था कि एक किस्म के लोग, और वो उनमें एक जैसी जो सिमिलरिटी है, मान लेते हैं जैसे कल्चरल सिमिलरिटी, तो एक जैसी कल्चरल सिमिलरिटी के लोग एक देश बनाना चाहे,
उनकी उनकी ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो संभवतः हमको ये पता लग रहा है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। जब ये देश बन जाएगा उनका जो विजन है, और मान लो अब सक्सेस भी हो गया उनका ये विजन, तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस विजन अब देश बन गए हैं, लेकिन उनमें भी मान लो कि दो कल्चरल आइडेंटिटीज, एक मेजोरिटी में एक माइनॉरिटी में, लेकिन फिर से विडंबना वही बन गई। अब जो माइनॉरिटीज में है वो मार्जिनलाइज फील करते हैं अपने आप को, वो इनजस्टिस फील करते हैं, वो वायलेशन ऑफ राइट्स फील करते हैं। तो सेम वही बात आ गई कि एक मान लो कि जैसे कॉलोनाइज्ड नेशन था, जिसपे पावरफुल जो लोग थे वो अपनी पावर एग्जर्ट कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। और इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन किए, लिबर्टी के लिए इन्होंने मूवमेंट्स किए, इन्होंने लिबर्टी हासिल की, अपने इंडिपेंडेंट नेशंस बनाए, और उनका एक विजन था जस्टिस का, न्याय का, और राइट्स देने का। लेकिन अब फिर कुल मिला के इंडिया को इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया को छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल से। कुछ और देशों में जैसे कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिलता ही नहीं है फिर, है ना। तो जो एक प्रभावी ग्रुप है, जो एक प्रभावी कल्चर है, वो ज्यादा मतलब पावर में है, और दूसरा साइडलाइन हो रखा है, मार्जिनलाइज हो रखा है। तो ये एक पैराडॉक्स है, ये तो एक वो बोले तो हम विडंबना होगी कि क्या करें इस बात का फिर कैसे। अब मान लो कि उस कंट्री की ड्यूटी बनती है, उस नेशन की, उस राष्ट्र की ड्यूटी बनती है कि इसके बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वो बनाए, ताकि जो माइनॉरिटी है वो इनसिक्योर ना रहे, और उनका भी क्या इंक्लूजन किया जा सके। सो virtually every state in the world today faces the dilemma Virtually every state in the world today faces the dilemma of how to deal with movements for self-determination, and this has raised questions about the right to national self-determination. More and more people are beginning to realize that the solution does not lie in creating new states, but in making existing states more democratic and equal. So, पहले समय दूसरा था जिसमें एक ट्रांजिशन हो रहा था मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ। तो तब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बाउंड्रीज हुआ, मास माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन हुआ। बट अब दौर दूसरा है। तो अब जो ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी, वो इस चीज के लिए की जाएगी कि एक देश को, राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल मेंबरशिप टू ऑल सिटीजन्स, ऑल इंडिविजुअल्स, कैसे एक देश सर्व कर सके हर एक इंसान को, हर एक देश के नागरिक को। That is in ensuring that people with different cultural and ethnic that is in ensuring that people with different cultural and ethnic identities live and coexist as partners and equal citizens within the country। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि सारे के सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ पीसफुली हार्मनी में रह सके, और सब क्या है कि इक्वल हो, कोशिश की जाए पूरा 100% इक्वलिटी लाने की। तो तब जाके बोलेंगे कि पीसफुली क्या है कि वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग, मल्टी एथनिक लोग पीसफुली रह पाएंगे। This may be essential not only for resolving problems arising from new claims for self-determination, but also for building a strong and united state. After, so अभी जैसे बात करें तो यदि if a country is treating all its citizens as equal members, citizenship किसी को दे दी गई है, so that is indirectly saying them that they all are equal members and फुल मेंबर, फुल एंड इक्वल मेंबर। सो इक्वलिटी की फिलहाल बात करें तो यदि सारे इक्वल मेंबर्स है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। और कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी की बात की, पहले हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप बात कर रहे हैं इक्वल मेंबरशिप की, यानी कि सिटीजनशिप से डिराइव बात हो गई इक्वलिटी की, इक्वलिटी से डिराइव्ड बात हो जाएगी आगे जस्टिस की। और यदि हर किसी को यूं जस्टिस सर्व होता दिखेगा, हर किसी को लगेगा कि उनको जस्टिस मिल रहा है, कुछ राइट्स है उनके पास में, तो वो उस देश से बहुत ज्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट भी होगा, और पैट्रियोटिज्म की जो भावनाएं होंगी वो भी बढ़ेगी कि हमारा कंट्री हमारे लिए कितना ज्यादा कर रहा है। तो 100% इंक्लूजन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन होगा, और देश के लिए वो मर मिटने को तैयार रहेंगे हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और एक अब बात करें तो यूनिटी देखने को मिलेगी सारे के सारे सिटीजन्स में। और इसी से मान लो कि हम बात करें आगे, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा एक कंट्री का। After all, a nation state which does not respect the rights and cultural identity of minorities within the state would find it difficult to gain the loyalty of its members. यदि फिर भी कोई देश सक्षम नहीं हो पाता है सबको एक जैसा ट्रीट करने में, सबको इक्वल मेंबरशिप देने में, तो वो देश सबका रिस्पेक्ट, सारे सिटीजन्स का रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाएगा, उसमें असक्षम हो जाएगा। नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक 7.4। Once we abandon the idea of one culture, one nation, it becomes necessary to consider ways by which different cultures
एंड कम्युनिटीज कैन सर्वाइव एंड फ्लोरिश विद इन अ कंट्री। चलो ठीक है, अपने को ये बात समझ में आ गई कि वन कल्चर से वन नेशन बनाना, ये जैसे कि हम बोल दें कि एक बार प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो जैसे इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ले लें इस बार हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टी कल्चरल लोग, मल्टी एथनिक एथनिसिटी वाले लोग, मल्टी एथनिक लोग, तो मल्टी रिलीजियस लोग, और जिनके सबके अलग अलग प्रोफेशंस है। सो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज, डाइवर्स बट यूनाइटेड, डाइवर्सिटी विद यूनिटी। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो प्लूरलिज्म, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, एक देश में एक देश में मल्टीपल कल्चर्स रहे एक साथ, मल्टीपल कल्चर्स रहे एक साथ, मल्टीपल एथनिक लोग रहे, मल्टी रेस हो जिसमें एक से ज्यादा रेसेस हो, मल्टी रेसेस, मल्टी डिसेंट, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, एटसेट्रा। तो हम जैसे कि ये सारे आयाम, डायमेंशंस इंडिया पे लगा के देखें, तो हमको एक आइडिया मिलेगा, हमको एक विजन मिलेगा कि अवर इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड because we believe in collective identity of being Indian, because we all have shared historical past, we all have shared historical values, we all have multi-religious coexistence together from the past itself. So there are lot of and सबसे बड़ा जो एक कारण बोले हम, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, तो हमारा एक ही टारगेट था उस समय, मल्टीपल रिलीजन के लोग, मल्टीपल कल्चर के लोग, मल्टीपल ट्रेडिशंस के लोग, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोग, मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लोग, मल्टीपल एथनिक लोग, मल्टीपल रेसेस के लोग, मल्टीपल डिसेंट के लोग, एंड मल्टीपल ज्योग्राफिक लोकेशन, मल्टी ज्योग्राफी ज्योग्राफीज मल्टीपल ज्योग्राफिक लोकेशंस के लोग, एक्स वाई जेड, जितने भी आप डायमेंशंस में आगे इसको डायसेक्ट करना चाहे, इसको और विस्तार करना चाहे, तो हम सब एक साथ इकट्ठा होकर चले थे। हमारा लक्ष्य एक था, आजादी का, और क्योंकि हमारा दुश्मन एक था, सो उस लक्ष्य के कारण और एक कॉमन एनिमी के कारण हमने हिस्टोरिकली जैसे कि एक कलेक्टिविटी फील की थी, एक यूनिटी हमने फील की थी। सो उसी आइडिया की यदि हम बात करें, तो एक नेशनलिज्म को प्लूरलिज्म के साथ में डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करें विथ यूनिटी, विथ a collective identity. It is in pursuit of this goal that many democratic societies today have introduced measures for recognizing and protecting the identity of cultural minorities communities living within their territory. और यही मान लो कि अब प्लूरलिज्म की बात की जा रही है, तो अब चलो अब इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा मतलब कि एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, जिसमें माइनॉरिटीज को एड्रेस किया गया, माइनॉरिटीज के राइट्स को एड्रेस किया गया, माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्शन करने की बात की गई है, माइनॉरिटीज के रिलीजन को प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। तो माइनॉरिटीज के जो भी राइट्स है उनकी बात की गई है, कुल मिला के बात करें तो यानी कि माइनॉरिटीज को कंसिडर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई कंट्री यदि सीखे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी सीख सकता है कि एक प्लूरलिस्टिक नेशनलिज्म की कोई बात कर रहा है, तो किस तरीके से माइनॉरिटीज या फिर जो इनसिक्योर एक कम्युनिटी है, जो मार्जिनलाइज्ड फील कर रही है, माइनॉरिटी है, तो वो कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लेके कैसे देश के साथ में, देश की जो मुख्य धारा में उनको मिला के चला जा सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has an elaborate set of provisions for the protection of religious, linguistic and cultural minorities. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत से सेट ऑफ प्रोविजंस है जो माइनॉरिटीज के धर्म, भाषा और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, कि उनको भी मतलब कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिटेन करने का एक राइट है, हक है, वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिटेन करके रखे। सो पर्सनल आइडेंटिटी रिटेन करके रखे, बट पैट्रियोटिक भावना हो उनमें, बट क्या है कि वो अपनी एक जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो कि इंडियन है, हमेशा उसको भी याद रखें। सो दैट इज ब्यूटीफुली डिकोडेड एंड दैट इज ब्यूटीफुली सर्व्ड through our a beautiful document that is known as Indian Constitution. The kinds of groups, the kinds of groups which have been granted in different countries include constitutional protection for the language, cultures, and religion
ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड देयर मेंबर्स। तो कौन कौन से राइट्स है जो डिस्कस किए गए हैं, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं कि लैंग्वेज जो माइनॉरिटीज की है उनको बचा के रखा जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, कल्चर को प्रोटेक्शन दी जाएगी, रिलीजन को प्रोटेक्शन दी जाएगी, और माइनॉरिटी ग्रुप्स और उनके मेंबर्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको राइट्स दिए जाएंगे, उनको जो बेसिक राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो लीगल राइट्स है, जो हर एक सिटीजन के पास होने चाहिए। तो इक्वलिटी का, जैसे कि हम बात करें इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है उसको सर्व करते हुए सबको इक्वल राइट्स जैसे कुछ मिले, तो उनको भी लगे कि वी आर इक्वल मेंबर ऑफ इंडिया। In some cases, identified communities also have the right to representation as a group in legislative bodies and other state institutions. और बहुत से केसेस में मान लो कि किसी को लगता है कि ये एक माइनॉरिटी ग्रुप है इंडिया का, और लोगों को ग्रीवेंस है, टेंशन है इस बात की कि उनको जैसे कि जो अपना ये पॉलिटी है, जो अपनी राज व्यवस्था है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अपना प्रशासन है, उसमें उस उनमें उनको आगे आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा। तो नो डाउट देयर आर रिजर्वेशन इन आवर लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड देयर आर आल्सो रिजर्वेशंस इन आवर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, सो दैट कि उनको उसमें विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ कोटास आगे लेके आया जा सके। Such rights may be justified on the grounds that they provide equal treatment and protection of law for members of these groups as well as protection for the cultural identity of the group. ये राइट्स जस्टिफाइड है वैसे, क्योंकि हम पीछे के कुछ इतिहास की बात करें, हमारे पीछे के हम 150 200 साल 300 साल जितना भी पीछे जाके एक बार एनालिसिस करके आए, विश्लेषण करके आए, तो हमको पता लगेगा जैसे कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं, जो माइनॉरिटी जिनको बोले एक बार, तो उनको जैसे कि एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, भेदभाव का सामना करना पड़ा है। तो सर्विंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, तो अब ये मान लो कि उनका रिजर्वेशन देना, उनको रिप्रेजेंटेशन देना, बी इट स्टेट गवर्नमेंट, बी इट लोकल गवर्नमेंट्स, बी इट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट और पार्लियामेंट, बी इट राज्यसभा एंड लोकसभा। सो वहां पे उनको यदि कुछ सीट्स रिजर्व दी जा रही है, कुछ उनको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ पोजीशंस उनके लिए रखी जा रही है सरकारी विभागों में, सो दैट सीम्स टू बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Different groups need to be granted recognition as part of the national community. This means that national identity has to be defined in an inclusive manner which can recognize the importance and unique contributions of all the cultural communities within the state. तो कुल मिला के बात बोले तो हम एक नेशन को अपनी सभी जो मल्टीपल कल्चरल आइडेंटिटीज के लोग हैं उनको एक साथ में लेके चलना चाहिए, एक साथ में लेके उनको चलना पड़ेगा, तभी जाके क्या है कि सबका इंक्लूजन होगा, सबका समावेशन होगा, सभी उसमें समावेशित फील करेंगे। और जब सारे उसमें एक कंट्री में समावेशित फील करेंगे तब जाके 100% सबका उसमें एक वो भागीदारी मानी जाएगी, कोई अपने आप को एलियनेटेड मार्जिनलाइज्ड फील नहीं करेगा, तभी जाके एक देश में एक वो जो सही मायने में यूनिटी बोलते हैं वो आएगी। Although it is hoped that granting groups recognition and protection would satisfy their aspirations, some groups may continue to demand separate statehood. This may seem paradoxical when globalization is also spreading in the world, but nationalist aspirations continue to motivate many groups and communities. तो अब जैसे कि हमने बात की है, तो नेशन है, एक स्टेट है, उसको प्लूरलिस्टिक उसको प्लूरलिस्टिक नेशनलिज्म की परिभाषा को सर्व करते हुए, डेफिनेशन को सर्व करते हुए नेशनलिज्म अप्लाई करना है। नेशनलिज्म में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल बेसिस है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो पॉलिटिकल बेसिस ऑफ नेशनलिज्म है, वो एग्जीक्यूट करना है। तो देश की ड्यूटी बनती है, देश का कर्तव्य बनता है सबको इंक्लूड करके चलना, सबका इंक्लूजन करते हुए चलना। बट हम बात करें तो जैसे कि, लेकिन कई कई बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल जाएगी, ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल जाती है जिसमें जो प्लूरलिज्म की बात करें, प्लूरलिस्टिक कोई नेशन है, तो उस नेशन में कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज, कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ना कुछ कम्युनिटीज ज्यादा अग्रीव्ड फील कर जाते हैं, ज्यादा उनको ग्रीवेंसेस हो जाते हैं, तो वो एक नए स्टेट की बात कर देते हैं, एक नए राष्ट्र की बात कर देते हैं। कुल मिला के बोले तो वो हो सकता है एक खालिस्तान की भी बात करते हैं कि एक बड़ा सा देश है और उस बड़े से देश में उनको अलग करने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी मान लो कि इतनी ज्यादा उनको दिक्कत हो रखी है एक अपने बड़े कंट्री से, एक विशाल कंट्री से, कि वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को एलियनेटेड अलग फील करें, सेपरेशन की भावना आ रही हो। तो अपने जैसे कि बोली में बात करें तो वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हमको एक अलग ही देश घोषित करो, अलग ही नेशन या फिर अलग ही एक संघ स्टेट हमको घोषित कर दिया जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड जनरली। एंड सो यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले तो वो कभी भी कोई भी हालत में हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। यदि कर दिया तो वो बहुत ज्यादा हमारी कंट्री का नुकसान हो जाएगा, और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा एक सरदर्दी और हमारे लिए बहुत ज्यादा एक मूर्खता का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। सो कोई भी नेशन, कोई भी गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि उसकी कंट्री में कोई खालिस्तान बने। कोई भी कंट्री कभी ये भी नहीं चाहती कि उसकी कंट्री से कोई एक जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो अलग हो जाए और अपने आप को एक नया देश बोलना शुरू कर दे। सो आमतौर पे कोशिश रहती है, फिर भी मान लो कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, फिर भी बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन अब बात करें तो और जो स्टेट्स है वो ऐसी डिमांड्स ना करे कभी। तो यदि की जाए तो देश को एक हक है कि उनको कैसे न कैसे कंट्रोल किया जाए, और देश कभी भी ऐसा मूर्खतापूर्वक डिसीजन नहीं देगा कि किसी की खालिस्तान की मांग पूरी कर दी जाए, तो उससे देश में बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सो नाउ, considerable generosity and skill is needed for countries to be able to deal with such demands in democratic manner. So considerable generosity and skill is needed for countries to be able to deal with such demands in democratic manner. तो अब कुल मिला के बात करें कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इन चीजों से सुलझ लिया जाए, तो पीसफुली मान लो कि ये चीजें कंट्रोल हो जाए, तो उससे बढ़िया तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई तरीकों से कुछ डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस निकाल लिए जाए, और इनको जैसे कि प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया जाए, तो उस देश में मान लो कि दंगे फसाद नहीं होंगे, उस देश में सिचुएशंस खराब नहीं होंगी, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें भी नहीं आएंगी। To sum up, the right to national self-determination was often understood to include the right to independent statehood for nationalities. But not only would it be impossible to grant independent statehood to every group that sees itself as a distinct cultural group or nation, it would probably also be undesirable. It might it might lead to formation of a number of states too small to be economically and politically viable, and it could multiply the problems of minorities. The right has now been reinterpreted to mean granting certain democratic rights for nationality within the state. So summing up the entire discussion, concluding this chapter, हम आप बोल सकते हैं कि जो नेशन स्टेट बने पास्ट में, तो उनकी एक विचारधारा थी। तो नेशन बनना कुछ एक कॉमनलिटी, कुछ एक कलेक्टिविटी के आधार पे, तो वो एक जायज मांग थी एक समय की। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो कंट्रीज में मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी के लोग जरूर मिलेंगे, बहुत सी डाइवर्सिटीज मिलेगी, तो कोई ना कोई तरीके से तो सबको पीसफुली कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो यदि सबको पीसफुली कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, तो हर किसी की तो अब ये बात पूरी की नहीं जा सकती कि अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द रेस, अकॉर्डिंग टू द एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल फीचर्स, कि सबको मान लो कि एक अलग अलग देश बना दिया जाए, तो वो तो बहुत ज्यादा एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, बहुत एक क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी वो तो एक बड़ा सा देश है वो तो बहुत टुकड़ों में, छोटे छोटे देशों में बन जाएगा ऐसे। और मान लो कि इतने छोटे छोटे देश बन भी जाए तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कभी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो अब समय की मांग क्या है? समय की डिमांड, टाइम की डिमांड ये है कि प्लूरलिस्टिक नेशनलिज्म को सर्व किया जाए। एक देश में सबको पीसफुली कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए। सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है आपस में पीसफुली हार्मनी में रहे, सभी सिटीजन्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। और एक स्टेट का भी कर्तव्य बनता है, एक राष्ट्र का भी कर्तव्य बनता है कि सारे सिटीजन्स को पीसफुली क्या है कि कोएग्जिस्ट करते हुए आगे बढ़े, अपने फ्यूचर को संवारे, और जो विजन है एक देश का फ्यूचर डेवलपमेंट का, सब सारे सिटीजन्स को पीसफुली कोएग्जिस्टेंस के साथ में आगे लेके गए, और सब क्या है एक बढ़िया डेवलपमेंट को अचीव करें आने वाले सालों में। The world we live in is one that is deeply conscious of the importance of giving recognition to identities. Today, we witness many struggle for the recognition of group identities, many of which employ the language of nationalism. While we need to acknowledge the claims of identity, we should be careful not to allow identity claims to lead to divisions and violence in the society. नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी आइडेंटिटीज के आधार पे हुई थी, तो समय दूसरा था, वो ट्रांजिशन दूसरा था। अब समय और है, अब टाइम की डिमांड कुछ और है।
अब पीसफुली सबको कोएग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए देश की ड्यूटीज क्या है? सबको डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के चलते हुए सबको कुछ राइट्स दे दे, और सबको इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स के चलते हुए सबको जस्टिस दे दे। सो सभी अपना इंक्लूजन क्या है कि वो फिर सार्थक मानेंगे। तो अब फिलहाल मान लो की बात करें तो टुडे वी विटनेस मैनी स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटीज। बहुत से स्ट्रगल आजकल इसी मुद्दे को लेकर चले हैं कि ग्रुप आइडेंटिटीज को उनकी पहचान मिल जाए। मैनी ऑफ विच एम्प्लॉय द लैंग्वेज ऑफ द नेशनलिज्म, लेकिन उनको नेशनलिज्म की सही मायने में परिभाषा समझ में नहीं आई है। वो अज्ञानता के चलते हुए, अज्ञानता के कारण क्या करते हैं कि अपने ग्रुप आइडेंटिटी को हासिल करने के लक्ष्य को वो नाम दे देते हैं नेशनलिज्म, पर वो नेशनलिज्म नहीं है। While we need to acknowledge the claims of identity, we should be careful not to allow identity claims to lead to divisions and violence in the society. ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी अपनी रिटेन करना, अपना अपने को जो विरासत में, जिसको विरासत में जो कुछ भी मिला हो उसको रिटेन करके चले, उसको संभाल के चले, संरक्षित करे, आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां उसकी, उसको मतलब कि उस कल्चर को याद रखे, उनके आइडेंटिटीज को बचा के रखे। दैट इज अ वन कंसेप्ट। सो जैसे कि इंडिया में तो सारी चीजें शुरू हो चुकी है, लेकिन मान लो कोई कंट्री एक्स की बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कंट्री एक्स की बात कर रहे हैं, तो उस कंट्री एक्स में यदि ऐसा सिटीजन्स को फील हो रहा है, तो उस कंट्री एक्स का ये दायित्व है, उस कंट्री एक्स की ये ड्यूटी है कि वहां पे उनकी पर्सनल आइडेंटिटीज को वो प्रोटेक्ट करके चले, और उनमें फेथ डेवलप करे, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि वो अपने आप को इंक्लूडेड माने, इंक्लूजन में माने, उस देश के मतलब के दायरे में, उस देश के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के दायरे में, और तभी जाके वो सारे पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। वी नीड टू रिमेंबर दैट ईच पर्सन्स we need to remember that each person has many identities. For instance, a person may have identities based on gender, caste, religion, language, or region, and may be proud of all of them. So long as each person feels that she can freely express the different dimensions of his her personality, they may not feel the need to make claims on the state for political recognition and concessions for any one identity. In a democracy, the political identity of citizen should encompass the different identities which people may have. It would be dangerous if intolerant and homogenizing forms of identity and nationalism are allowed to develop. जैसे अब हम बात करें तो उदाहरणतः हम बात कर लेते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसकी बहुत सी पहचानें होती है, बहुत सी उसकी आइडेंटिटीज होती है। वो आइडेंटिटीज उसके जेंडर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं बन जाती है, उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटीज बन जाती है, उसके धर्म के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। और सबको इन आइडेंटिटीज के ऊपर स्वाभिमान भी होता है, प्राउड भी होता है। तो जब तक हर एक इंसान को ये लगेगा कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा है, जब तक हर इंसान को ये लगेगा कि उसकी जो भी आइडेंटिटी है, मल्टी आइडेंटिटीज जो जिसकी है, वो प्रोटेक्टेड है, उन पे कोई खतरा नहीं है, उन पे कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको मान लो कि जब तक ये लगे अपने आप को वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा है, डिफरेंट डायमेंशन में अपनी पर्सनैलिटी को वो रख पा रहा है, तो उसको मान लो कि फिर जरूरत नहीं होती कि स्टेट से वो एक राजनीतिक मान्यता ले, और उसको ये भी फिर जरूरत नहीं पड़ती कि जैसे कि कोई ना कोई कंसेशन स्टेट उसको दे उसकी कोई आइडेंटिटी के लिए। यदि वो अपने आप को लिबरल फील कर रहा है, अपने आप को एक फ्री सिटीजन फील कर रहा है, और उसकी जितनी भी पहचाने हैं, जितनी भी उसकी आइडेंटिटीज है, सब सर्व हो रही है, तो ही इज वेल कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। So there might not be any possibility of any grievances. In a democracy, the political identity of citizens should encompass the different identities which people may have. तो डेमोक्रेसी की बात कर रही है, तो डेमोक्रेसी में देश को पॉलिसीज ऐसे बनानी चाहिए कि जितनी भी आइडेंटिटीज लोगों की है वो उन सबका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़े। इट वुड बी डेंजरस इफ intolerant and homogenizing forms of identity and nationalism are allowed to develop. गड़बड़ वहां हो जाएगी, बहुत ज्यादा विरोधाभास वहां हो जाएगा, बहुत ज्यादा देश में अराजकता उस समय हो जाएगी, यदि क्या है कि अपनी आइडेंटिटी को लेके लोग क्या है कि अग्रीव्ड फील होना शुरू कर दे, वो दंगे फसाद करना शुरू कर दे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए कि देश उनकी पर्सनल आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है। या फिर एक देश मान लो कि प्लूरलिस्टिक नेशनलिज्म को छोड़ के एक होमोजेनाइजिंग फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को पकड़ के बैठ जाए, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को खुश करने के लिए और बाकी जो बची हुई डाइवर्सिटीज है उन सबको वो निराश कर दी, उन सबको असुरक्षित कर दी, तो वो बहुत ज्यादा अराजकता अनार्की फैलेगी, और वहां पे मतलब कि पीस होगा ही नहीं। वहां पे जब अनार्की होगी तो वहां पे मतलब कि सब खतरा हो जाएगा। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस चैप्टर।